जी, सो कंपनी अकाउंट्स पार्ट 4। इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कंपनी अकाउंट से रिलेटेड कौन कौन से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें बनाने होते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें कंपनी अकाउंट्स के अंदर बनानी होती है और किस तरीके से बनानी होती है। अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कहाँ आता है। अ, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हमें फॉर एनी बिजनेस बनाना पड़ता है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कोई भी बिजनेस हो, वो है इनकम स्टेटमेंट। और वो कंपनी अकाउंट्स के लिए भी इनकम स्टेटमेंट नॉर्मल तरीके से ही बनती है। नॉर्मल ही उसका ट्रेडिंग सेक्शन होता है, नॉर्मली उसका जो है वो एक्सपेंस सेक्शन होता है, और फिर हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ध्यान में रखनी पड़ती है। इसमें से पहली चीज होती है कि आपका जो एक्सपेंस का सेक्शन होता है ना, नॉर्मली हम जब सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप के लिए एक्सपेंसेस लिखते हैं तो हम सारे एक्सपेंस बस स्टेट कर देते हैं। जबकि यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स बनाते वक्त आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर, इनफैक्ट तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा के दिखाने होते हैं। पहली कैटेगरी होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की, जिसके अंदर आप तमाम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो। दूसरी कैटेगरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, जिसके अंदर आप तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो। और तीसरी कैटेगरी होती है आपके पास फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की, जिसके अंदर जो आपकी, अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर आपने तो कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो जो भी इंटरेस्ट के चार्जेस आपने पे किए हैं वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। यानी कि इन शॉर्ट कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इन द फॉर्म ऑफ अ बैंक लोन, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। एंड फिर हमारे पास भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जब ये तमाम तीनों एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो वी गेट आर प्रॉफिट। लेकिन एक और थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखाऊं तो एक और कैच जो इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अंदर आता है वो इधर आता है। ठीक है, सेल्स और वगैरह, सेल रिटर्न, सेल्स माइनस सेल रिटर्न, नेट सेल्स आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करोगे यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करोगे यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट, उसके अंदर तमाम अदर इनकम को ऐड कर दोगे। बट देन द डिफरेंस कम अप ओवर हियर कि जब आप एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हो तो आप देखो पहले आप रिकॉर्ड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इसके अंदर आपका एडवर्टाइजिंग का खर्चा, आपका अगर कोई ट्रेड रिसीवर उसको क्रेडिट पे माल बेचा था वो बैड डेट हो गया तो उसका खर्चा, आपका अगर कोई आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज की है, कोई कमीशन पे किया है, या अगर कोई ऐसा नॉन करंट एसेट है जो कि सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इवन उसकी डेप्रिसिएशन भी इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा। तो ये देख रहे हो आप, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का नॉर्मली ताल्लुक क्या होता है, सेल्स से रिलेटेड एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है कि कस्टमर के घर पे माल पहुंचाने के लिए, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का पार्ट है, अलॉन्ग विद कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड्स, दैट इज ऑब्वियसली एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स। फिर आपके तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आ जाते हैं, जिसमें आपकी नॉर्मल स्टाफ की बेस सैलरी, आपका रेंट, आपकी यूटिलिटी बिल्स, आपकी और दूसरे नॉन करंट एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है जो कि डायरेक्टली सेल की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उनकी डेप्रिसिएशन। और फिर अगर आपने उन्हीं एसेट्स को बेचा है और बेच के कोई आपका लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है तो वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगा। अच्छा, अब एक चीज जो यहाँ पे समझने की है विच इज वर्थ मेंशनिंग, वो ये है कि भाई जब आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने सिर्फ और सिर्फ ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। एंड व्हेन आई टेक द टोटल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो मेरे पास जो एक्सपेंसेस की फिगर निकल के आती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कि ये वो एक्सपेंस है जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से इंकर हुआ है, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी एक्टिविटी थी या एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी थी, लेकिन वो पार्ट ऑफ ऑपरेशन था जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंस निकल के आया। एंड ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वाली वैल्यू को जब मैं इस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाली फिगर से माइनस करूंगा, आई गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आई गेट व्हाट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से क्या मतलब है कि अभी इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट और टैक्स कटना बाकी है। तो दैट वंस वी हैव आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको आप कभी कभार शॉर्ट फॉर्म के अंदर पीबीआईटी के नाम से भी लिखा हुआ देखोगे, विच इज द सेम थिंग, उसमें से आप अपने तमाम फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माइनस कर दो। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया कि जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है, अब वो हो सकता है आपने इंटरेस्ट क्या कहते हैं बैंक लोन के ऊपर पे किया हो सकता है वो इंटरेस्ट आपने डिबेंचर्स के ऊपर पे किया हो, या अगर आपने इवन वो इंटरेस्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी पे किया है, सो दैट इज ऑल गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। और जब आप उस
प्रॉफिट फॉर ईयर में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हो, तो यू गेट व्हाट, यू गेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। क्योंकि इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, तो अब जो प्रॉफिट निकल के आया है वो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ, सो वी से कि ये बिफोर टैक्सेशन वाला प्रॉफिट है। एंड द लास्ट स्टेप इज दैट कि आप इसमें से सिंपली जो भी टैक्स की अमाउंट होती है वो क्या करा देते हो, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड उसको भी माइनस करा देते हो, टू गेट द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट फॉर ईयर भी कहते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्यों लिखा है उसके ऊपर अभी बात करेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट सिंपली कॉल दैट कि हमारे पास प्रॉफिट फॉर ईयर निकल कर आ जाता है। तो तीन बेसिकली नई चीजें थी इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज कम्पेयर टू द इनकम स्टेटमेंट दैट वी हैव बीन मेकिंग प्रीवियसली। पहली चीज तो ये कि एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर दिया गया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। दूसरी चीज ये कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाना होता है, विच इज वेरी सिंपल। कि आप सिंपली जो है वो अपनी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वाली वैल्यू में से जब तमाम एक्सपेंसेस एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल एक्सपेंस, जब आप तमाम एक्सपेंसेस को माइनस कर लोगे, तो यू विल गेट योर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट यानी कि फाइनेंशियल एक्सपेंस माइनस करोगे, यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। और फिर उसमें से आप अपने टैक्सेशन की अमाउंट को निकाल दोगे, तो यू विल गेट दी प्रॉफिट फॉर ईयर। तो यहाँ पे जब हम ऊपर बात कर रहे थे इनकम स्टेटमेंट के बारे में, तो इनकम स्टेटमेंट की यही बात इन्होंने बताई हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई इसमें आपको तीन कैटेगरीज में एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करना होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड एट लास्ट वी हैव दी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जिसको मैंने आपको बताया कि अगर बिजनेस ने कहीं एक्सटर्नल सोर्स से पैसा ऑब्टेन किया हुआ है, फाइनेंस को रेस किया हुआ है, तो उसके ऊपर उसकी जो भी कॉस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है, वो जो भी बिजनेस पे उस अकाउंटिंग ईयर में पे किया है या इंकर किया है, वो उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है। नाउ अब जो मैंने आपको बात करी थी कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट फॉर तो ईयर को इसमें सिर्फ दो टाइप को देखना होता है ना, दो टाइप से इंटरेस्ट मतलब एंड टैक्स, आ, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में। नहीं नहीं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में तो सिर्फ इंटरेस्ट जाएगा, टैक्स तो एक सेपरेट एक्सपेंस है। फाइनेंशियल एक्सपेंस की हेडिंग के अच्छा। अंदर ना सिर्फ ये इंटरेस्ट जा रहा है, जो आपने जिस भी चीज के ऊपर पे किया, डिबेंचर, बैंक लोन, व्हाटसोएवर, वो माइनस होगा। यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। उसमें से कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस हो जाएगा, तो यू विल गेट सिंपली योर प्रॉफिट फॉर ईयर। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस इज जस्ट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट कॉस्ट दैट यू हैव टू बेयर बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट यू हैव ऑब्टेन्ड। तो एक्सटर्नल पैसा आप अपने बिजनेस के अंदर लगाया है, उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आप बेयर कर रहे हो, दैट इज योर फाइनेंशियल एक्सपेंस। क्या अच्छा, मतलब है डिविडेंड्स ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? समझ नहीं आया। ये बेटा वही मैंने आपको बताया था ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपकी बिजनेस की नॉन करंट लायबिलिटी होती है, तो उसके ऊपर अगर डिविडेंड है, वैसे तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ही पे करते हो, बट अगर आप उसके ऊपर डिविडेंड भी लिखा हुआ देख रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि वो इंटरेस्ट ही है, वो आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस है, बिकॉज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अ नॉन करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। और उसको आप जो भी रेट लगा के पैसा दे रहे हो, भले वो डिविडेंड की डिविडेंड कह के दे रहे हो या इंटरेस्ट कह के दे रहे हो, दैट इज योर वॉट, दैट इज योर अगेन फाइनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी बात थी कि भाई ये प्रॉफिट फॉर ईयर जो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के नाम से क्यों लिखा हुआ है, तो देखो अब ये प्रॉफिट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? अब ये आपने जो पहले की तीन पार्ट्स पढ़े ना उससे रिलेटेड है। किस तरीके से रिलेटेड है भाई? आपने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रॉफिट फॉर ईयर होगा, तो पार्ट थ्री के अंदर आपने पढ़ा था कि भाई डिविडेंड्स पे किए जाएंगे। डिविडेंड्स किस तरीके से पे किए जाते हैं? दो तरीके के डिविडेंड्स होते हैं जो कि पे किए जाते हैं। क्या? एक तो होता है आपका इंटरिम डिविडेंड, जो कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, लेट्स अगर 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, तो 2025 के बीच में ही कंपनी ने जो डिविडेंड ऑर्डिनरी पे कर दिया है, वो कहाँ से पे किया है? प्रॉफिट फॉर ईयर में से ही पे किया। तो मैं यहाँ पे अगर एक एक्सटेंशन बनाना चाहूँ, इनकम स्टेटमेंट तो वैसे आपने प्रॉफिट फॉर ईयर निकाल लिया तो कंप्लीट हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ी सी अगर मैं उसको एक्सटेंड करना चाहूँ, और मैं क्यों एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में बहुत क्लियरली समझ में आ भी जाएगा। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि यार अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट फॉर ईयर कमा लिया, तो वो गया किधर? वो जाता है किधर भाई? सबसे पहली चीज तो ये है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हो आप। डिविडेंड देते हो तो सबसे पहले डिविडेंड दो किस्म के होते हैं। एक इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया, वो भी आप प्रॉफिट फॉर ईयर में से पे करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड पे कर रहे हो ड्यूरिंग उस साल का, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी प्रॉफिट फॉर ईयर में से माइनस हो जाएगा। लेकिन एक बात जो कि मैंने कल भी बताई थी डिविडेंड पढ़ाते हुए, आज दोबारा से रिपीट करूंगा, अगर एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है दैट द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज दिस मच डिविडेंड, दैट्स अ $0.5 ऑफ डिविडेंड पर शेयर, तो वो डिविडेंड जो प्रपोज हुआ है वो माइनस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो अभी से प्रपोज हुआ है, वो पे नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई डिविडेंड पे कर दिया है आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड, तो वो यहाँ से माइनस बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो भाई प्रॉफिट फॉर ईयर हुआ।
सबसे पहले आपने इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड जो पहले से पे किया हुआ था वो माइनस होगा, फिर अगर आपने को फाइनल डिविडेंड भी पे किया है तो वो भी माइनस होगा। देन अगर आपने कोई आपके प्रेफरेंस शेयर इशू हुए हुए थे, कौन से वाले, नॉन रिडीमेबल वाले, क्योंकि रिडीमेबल वालों को तो अगर आप डिविडेंड या इंटरेस्ट जो भी पे कर रहे हो दैट वाज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। बट नॉर्मली अगर आपके पास, मैंने आपको बताया था, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ और उसका एक रेट गिवन है तो वी अज्यूम, जब तक वो कुछ अलग से बात ना हुई भी हो, तो वी अज्यूम कि भाई ये आपका नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है एंड इट इज सब्जेक्ट टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो वो भी जो डिविडेंड आपने अगर पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी कहाँ से पे किया होगा आपने, प्रॉफिट फॉर ईयर में से पे किया होगा। सबसे पहले आपका प्रॉफिट फॉर ईयर आया, प्रॉफिट फॉर ईयर 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, दूसरा आपका फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड और तीसरा आपका प्रेफरेंस ऑर्डिनरी डिविडेंड जो भी आपने पे किया। देन अब ठीक है, डिविडेंड आपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, यानी कि प्रॉफिट का कुछ चंक निकल के किधर चला गया, शेयर होल्डर्स के पास चला गया। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसमें से हमने पढ़ा था रिजर्व्स का कॉन्सेप्ट, और रिजर्व्स में भी हमने स्पेसिफिकली पढ़ी थी रेवेन्यू रिजर्व्स, जिसपे हमने बात की थी कि रेवेन्यू रिजर्व्स आर सेट असाइड from the trading activities of the business, which means that they are set aside from the profits of the business। तो अब इन प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा हो सकता है बिजनेस निकाल के किधर ट्रांसफर कर दे, रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर दे। लाजमी नहीं है कि करे, लाजमी तो ये भी नहीं है कि वो फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड पे करे, लेकिन मैं आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा कि ये हो सकता है। फिर इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी के वो कोई रिजर्व मेंटेन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, हो सकता है ना कर रहे हो सकता है वो सिर्फ इंटायर ऑर्डिनरी फाइनल डिविडेंड पे करते हो, इंटरिम डिविडेंड भी ना पे करते हो सकता है उनके पास प्रेफरेंस शेयर ही ना हो तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती हो। तो बट आई एम गिविंग यू द एक्सटेंशन की क्या क्या पॉसिबल चीजें हैं, या इन शॉर्ट आपका जो प्रॉफिट फॉर ईयर है, अगर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट लिखा है तो ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड, फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड देन हमने पढ़ा कि भाई ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व के अंदर यहाँ पे मैंने सिर्फ लेस ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो पैसा ट्रांसफर टू रिजर्व सर ने लिखा है, ये या तो जनरल रिजर्व में जा सकता है या ये निकल के जा सकता है एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व के अंदर। अगर आपसे मैं कहूं कि क्या ये पैसा निकल के शेयर प्रीमियम या रीवैल्यूएशन रिजर्व में जा सकता है, तो आपको क्लियरली नो कह देना है। क्यों नो कह देना है, क्योंकि शेयर प्रीमियम एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आर कैपिटल रिजर्व्स ऑफ द बिजनेस, they don't have to do anything with the profits of the business। तो यहाँ से जो पैसा निकलेगा वो रेवेन्यू रिजर्व, जो कि दो ही किस्म की है हमारे पास, जनरल रिजर्व और आपका एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, उधर ही जाएगा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सर एक और भी तो रेवेन्यू रिजर्व थी, रिटेन अर्निंग्स की, अब वहां क्यों नहीं कह रहे, वहां पे भी तो पैसा जा सकता है। जी बिल्कुल जा सकता है, इनफैक्ट सारा का सारा जो पैसा बचेगा वो जाता ही रिटेन अर्निंग में। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए आपको ट्रांसफर करने की नहीं जरूरत पड़ेगी। एट द एंड आफ्टर योर डिस्ट्रीब्यूशन, जब आप डिविडेंड वगैरह पे कर दोगे और अपने एसेट रिप्लेसमेंट या जनरल रिजर्व में अभी अगर कोई पैसा डालना है वो जब ट्रांसफर कर दोगे, तो whatsoever profit that you are left with, that would be the retained earnings for that particular year। क्योंकि रिटेन अर्निंग क्या था, बचा हुआ पैसा। रिटेन का क्या मतलब, जो रह गई चीज, जो बच गया पैसा आपके पास, जो प्रॉफिट बच गया, वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिटेन अर्निंग के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसकी एक छोटी सी हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल एग्जांपल मैंने यहाँ दी है कि लेट्स से आपके पास 1000 का प्रॉफिट हुआ, आपने 200 के इंटरिम ऑर्डिनरी डिविडेंड पे कर दिया तो 200 माइनस हो गया। आपने $100 के लेट्स से प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया तो $100 वहां से माइनस हो गया। आपने लेट्स से मैं कहता हूँ जनरल रिजर्व के अंदर फर्दर $200 डाल दिया तो वो भी $200 माइनस हो गया। और अब 1000 में से जब ये सारी चीजें माइनस हो गई तो जो रिमाइंडर प्रॉफिट बचा वो क्या है, वो रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर है, जो कि ऑलरेडी, क्योंकि कोई ना कोई पिछले साल का भी रिटेन प्रॉफिट का बैलेंस चलता हुआ आ रहा है। ऐसा ही है ना भाई, पिछला साल भी जब कंपनी का गुजरा होगा तो कुछ ना कुछ पैसा तो बचा होगा, वो ऑलरेडी रिटेन अर्निंग के अंदर क्या हो गया, ऐड होता गया। तो अब मैं इसको अगर एक छोटे से टी अकाउंट से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले तो भाई कोई भी इक्विटी के एलिमेंट का अगर टी अकाउंट बनाने को आ जाए आपके पास, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो 7 चीजें सर ने इक्विटी स्ट्रक्चर में पढ़ाई हैं, they are all part of equity। If they are part of equity, it obviously means that they are going to have a what nature, they are going to have a credit nature obviously। तो मैं कहता हूं अगर मैं रिटेन अर्निंग का अकाउंट बना रहा हूं तो मैं बैलेंस बीटी क्रेडिट साइड पे जो पिछले साल से आया है, दैट इज द रिटेन अर्निंग ब्रॉट फॉरवर्ड या रिटेन अर्निंग बैलेंस बीडी, वो लिखूंगा। और फिर ये जो मैंने आपको बताया कि भाई साल भर में जो प्रॉफिट फॉर ईयर हुआ और उसके बाद जब आपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जो रिमाइंडर प्रॉफिट बच गया, दैट इज द रिटेन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर,
वो क्या हो जाएगा, वो इस ओपनिंग रिटेन एंडिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। एंड आफ्टर बीइंग एडेड इन द ओपनिंग रिटेन एंडिंग, आपके पास रिटेन एंडिंग बैलेंस सीडी यानी कि रिटेन एंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद मैंने शो किया रिटेन प्रॉफिट फॉर एयर कि ये इस साल पैसा वो है जो बच गया। फिर मैंने दिखाया कि ये रिटेन प्रॉफिट बीटी जो साल के शुरू में रिटेन प्रॉफिट था उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एंड यू विल गेट द रिटेन प्रॉफिट सीडी जो कि क्लोजिंग रिटेन एंडिंग प्रॉफिट कहलाएगा। तो लाइक ये क्या है, ये आपके पास पूरी एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या जो प्रॉफिट फॉर ईयर आया था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी कि प्रॉफिट फॉर ईयर कहाँ कहाँ जा सकता है। इसके अलावा सर कहीं जा सकता है नहीं, आपके एग्जाम का जो स्कोप है उसमें प्रॉफिट फॉर ईयर इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं जाएगा। फिर मैंने आपको इसके हाथ के हाथ ये भी बता दिया कि भाई किसी भी इक्विटी स्ट्रक्चर का जो टी अकाउंट है, स्पेशली रिटेन अर्निंग का जो टी अकाउंट है, वो किस तरीके से दिखेगा। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो भी ओपनिंग रिटेन एंडिंग थी उसके अंदर प्रॉफिट फॉर ईयर क्या हो जाएगा, समझना जरा सा, प्रॉफिट फॉर ईयर ऐड हो गया। मतलब मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे एक्सटेंशन पढ़ाई कि भाई प्रॉफिट फॉर ईयर जो था उसमें से आपने यहाँ पैसा दिया और जो बच गया वो ऑटोमेटिकली रिटेन एंडिंग के अंदर क्या हो गया, ओपनिंग रिटेन एंडिंग के अंदर ऐड हो गया, एंड यू गॉट द क्लोजिंग रिटेन एंडिंग। अब मैं इसी पूरी जो एक्सटेंशन थी इसी एक्सटेंशन को थोड़ा सा अगर रीफ्रेश करके कहना चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग थी उसके अंदर प्रॉफिट फॉर ईयर ऐड हुआ, ठीक है, ये मैंने अभी रखा हुआ, मैं इसके नीचे ना एक लाइन बनाता हूँ, इसको मैंने रखा लेट्स से सेपरेट, ठीक है। और मैं अभी बात क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट फॉर ईयर था, प्रॉफिट फॉर ईयर में से आपने पढ़ा कि भाई डिविडेंड भी देंगे। अब वो तीनों डिविडेंड हो सकता है, वो ऑर्डिनरी इंटरिम भी हो सकता है, वो ऑर्डिनरी फाइनल भी हो सकता है, वो प्रेफरेंस वाला भी हो सकता है, कोई भी डिविडेंड आपने पे किया तो कहाँ से पे किया, प्रॉफिट से पे किया। सिमिलरली अगर आपने ट्रांसफर टू रिजर्व किया तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। एंड यू विल इवेंचुअली गेट व्हाट, अगर ऊपर से आप ओपनिंग रिटेन अर्निंग को ऐड कर देते हो इन सारी चीजों के अंदर, तो अभी आपने यही तो पढ़ा कि भाई क्या निकल के आ जाएगा, बिकॉज आफ्टर यू एडजस्ट ऑल दीज एलिमेंट्स यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर। ऐसा ही है ना भाई, अगर प्रॉफिट फॉर ईयर में से डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व निकाल दूं सारे किस्म के, तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, रिटेन प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर आ जाएगा। और ऊपर मैंने लिखा हुआ था कि भाई रिटेन्ड अर्निंग जो ओपनिंग बैलेंस है उसको क्या कर लो, उसको ऐड कर लो, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप गेटिंग व्हाट, यू विल एंड अप गेटिंग द क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। साल के एंड में जो बचा हुआ टोटल प्रॉफिट है जो कि क्यूमुलेटिव है, जो कि ऐड ऑन होता हुआ आ रहा है, वो कितना बचा निकल कर आ जाएगा। अच्छा सर इसकी जरूरत क्या है, भाई इनकम स्टेटमेंट बनाने का बोलेगा तो तुम्हें ये सब थोड़ी दिखाना है। समझाने का जो मकसद था वो क्या था, ये अभी एक मिनट में बात तुम्हें क्लियर हो जाएगी। पहला फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ कंपनी इज इनकम स्टेटमेंट। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ कंपनी व्हिच यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर फॉर अ कंपनी, जो कि आप किसी और के लिए नहीं बनाते हुए आए हो, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको हम लोग प्यार से सॉसी भी खिला कहते हैं, SOCIE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की अगर बात आ रही है तो फिर से अगेन मेरा सवाल वही होगा कि इक्विटी के एलिमेंट्स कितने थे, इक्विटी स्ट्रक्चर के अंदर कितनी चीजें पढ़ाई थी। आपका फौरन जवाब आना चाहिए सर 7 चीजें पढ़ाई थी। मैं पूछूं क्या पढ़ाया था, आप कहोगे सर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, फिर आप कहोगे सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन आप कहोगे 3 किस्म की सर रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व एंड रिटेन प्रॉफिट्स, और फिर 2 किस्म की आपके पास कैपिटल रिजर्व्स आती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज शेयर प्रीमियम एंड द सेकंड वन इज रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो एज द वर्ड सजेस्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपको इस स्टेटमेंट के अंदर बताना होता है कि अगर ये जो 7 इक्विटी के एलिमेंट्स है, अगर ड्यूरिंग द ईयर इन 7 इक्विटी के एलिमेंट्स के अंदर कोई चेंज आया है तो उस चेंज को आप शो करते हो इन दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इसमें से एक एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर हर साल चेंज आता ही आता है, एंड दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर रिटेन अर्निंग्स। और उसका चेंज जो आएगा वो निकालने का फॉर्मेट आपने यहाँ देख लिया कि भाई ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो होगा उसके अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट सीधा सीधा रिटेन अर्निंग को इम्पैक्ट कर रहा है। उसमें से फिर जहां जहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड चाहे इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर टू रिजर्व, वो माइनस हो जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप getting a what, getting a closing retained earning। तो ये जो आपको एक्सटेंशन पढ़ाई थी कि प्रॉफिट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसलिए पढ़ाई थी ताकि आपको समझ आ जाए कि जो रिटेन एंडिंग है उसका बैलेंस किस तरीके से चेंज होता है, विच इज वेरी लॉजिकल, वेरी वेरी लॉजिकल। कि भाई आपको मैंने ये इसीलिए मैथमेटिकल एग्जांपल भी कराई कि भाई जो पैसा बच गया दैट इज योर ओपनिंग रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर।
या ओपनिंग में ऐड कर लो, यू विल गेट द क्लोजिंग रिटेन बैलेंस, नथिंग एज सच कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगर आप सॉसी का फॉर्मेट चेक करो तो जो सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट होती है ना वो रिटेन एंडिंग वाले ही कॉलम में होती है, बाकी कॉलम में तो बहुत थोड़ी एडजस्टमेंट्स होती है। कैसे सर? अभी देखो, सबसे पहले तो आपने गौर करना है, बच्चों को यही नहीं याद रहता कि सर ये जो यहाँ आना है, या आना क्या है, मतलब मुझे क्या पता कि यहाँ क्या आना है। ओ भाई, तुम सॉसी बना रहे हो, चेंजेस इन इक्विटी शो करना चाह रहे हो, इक्विटी के जो 7 एलिमेंट्स हैं, जो इक्विटी स्ट्रक्चर की 7 चीजें वही आएंगी, उसके अलावा कोई 8वीं चीज नहीं आ सकती। हाँ, अब एक बिजनेस के अंदर लेट्स से मैं कहता हूँ रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको हम शो भी नहीं करेंगे। एक बिजनेस है जो कि अपना एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व मेंटेन ही नहीं करता, जो कि मेजर ऑफ द सवाल आपके होते हैं उसमें एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व का कोई जिक्र ही नहीं होता, इक्का दुक्का में मिल गया तो मिल गया, तो फिर उसको शो ही नहीं करोगे। लेकिन एट मैक्स जो इक्विटी के एलिमेंट है वो 7 है। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी के उसकी इक्विटी स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी चीजें, जो सी चीजें हैं वो तुम्हारे किधर आ जाएंगी, सॉर्ट ऑफ में कहूं तो हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएंगी। अच्छा जी, 7 चीजें आपकी इक्विटी की थी वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ गई। अब वाई एक्सिस के ऊपर सर क्या आएगा ये भी याद नहीं रहता। भाई फॉर्मेट रटने की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ नाम समझ लो ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो तुम्हें पता है इक्विटी के 7 एलिमेंट पे इंपैक्ट आ रहा है। अब अगर तुम्हें ये पता है कि इक्विटी के एलिमेंट्स पे क्यों इंपैक्ट आ सकता है, तो तुम्हारा फॉर्मेट रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा और वर्टिकल में क्या आएगा। बाढ़ में जो भी आता है आता रहे, हमें तो सिर्फ ये याद रखना है कि भाई हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं, हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि इक्विटी कैसे चेंज हो रही है। इक्विटी के सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है, 7 है, उन 7 को लिख दो। ऑर्डर ऐसे इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इट्स बेटर टू राइट इन द सेम ऑर्डर जो मैं आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ या जो यहाँ बना हुआ है, बट टू बी ऑनेस्ट मैटर नहीं करता है। बस मेक श्योर कि आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पहले आ जाए और रिटेन एंडिंग एंड में आ जाए, बीच में आगे पीछे कर भी तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन सी 7 चीजें आती है। फिर वर्टिकली सर चेंज कैसे होता है? भाई सबसे जो ज्यादा चीजें, सबसे जो ज्यादा एडजस्टमेंट होती है वो होती है रिटेन एंडिंग में। रिटेन एंडिंग में सर क्यों चेंजेस हो रही हैं? क्योंकि भाई तुम प्रॉफिट वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। प्रॉफिट सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? प्रॉफिट दो ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या तो तुम डिविडेंड पे कर रहे हो, अब वो अलग बात है, तुम ऑर्डिनरी डिविडेंड पे करते हो, उसमें इंटरिम पे करते हो, फाइनल पे करते हो, या प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हो, लेकिन अगर तुम डिविडेंड पे कर रहे हो तो तुम्हारा रिटेन एंडिंग का कॉलम डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। सिमिलरली अगर तुम कोई ट्रांसफर टू रिजर्व कर रहे हो, जनरल रिजर्व में पैसा डाल रहे हो, या एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व में पैसा डाल रहे हो, तो भी तुम्हारा रिटेन अर्निंग का कॉलम इंपैक्ट होगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आ गए, जिस जिस भी इक्विटी के स्ट्रक्चर का एलिमेंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस था वो हमने रिकॉर्ड किया। लास्ट कॉलम टोटल का है, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस का टोटल था, टोटल साथ के साथ हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। अब पहली चीज क्या आएगी? भाई पहली चीज तो तुम पढ़ चुके हो ना, प्रॉफिट फॉर ईयर। सबसे पहले यहाँ पे जो तुम्हें मैंने बताया कि रिटेन एंडिंग का चेंज किस तरीके से होगा, उसमें क्या था, ओपनिंग रिटेन एंडिंग, और उसके बाद तुमने पढ़ा था सबसे पहले सर लिखेंगे प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख लो एड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर ईयर। अच्छा, ये देख रहे हो ये जहां जहां डैश है ना, मतलब जहां जहां ये बस डैश डली हुई है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट फॉर ईयर इन बाकी सारी चीजों को, ओएससी को, पीएससी को, रिवैल्यूएशन को, शेयर प्रीमियम को, जनरल रिजर्व को, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व को इम्पैक्ट कभी भी नहीं करेगा। उसको कोई लेना देना ही नहीं हो तो इम्पैक्ट क्यों करेगा? इट विल जस्ट इम्पैक्ट द रिटेन प्रॉफिट, और रिटेन प्रॉफिट के अंदर वो क्या हो रहा है, रिटेन एंडिंग्स के अंदर वो ऐड हो जाएगा, सिंपल एज दैट। सिमिलरली अगर मैंने कोई डिविडेंड पे किया है या लेट्स से यहाँ पे ट्रांसफर टू रिजर्व किया है, तो अगेन अब ट्रांसफर टू रिजर्व का ना ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से कोई लेना देना, ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, ना रिवैल्यूएशन रिजर्व से, और ना ही शेयर प्रीमियम से। लेकिन हाँ, जिस रेवेन्यू रिजर्व के अंदर आपने ट्रांसफर की अमाउंट वो तो पड़ेगी ना। तो लेट से या तो आपने जनरल रिजर्व के अंदर करी होगी या आपने एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व के अंदर करी होगी, तो वहां पे आप बढ़ा दो। तो लेट से आपने अगर 200 रुपए रिटेन प्रॉफिट से निकाल के, प्रॉफिट फॉर ईयर से निकाल के, जनरल रिजर्व या एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व जिसमें भी डाले हैं, हो सकता है दोनों में कुछ डाला हो सकता है सिर्फ एक में डाला हो, उसमें आप बढ़ा दोगे और उतनी अमाउंट आप रिटेन अर्निंग्स वाले सेक्शन में, या मैं अगर कहूँ कि प्रॉफिट फॉर ईयर से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा, इसका जो टोटल पे इम्पैक्ट है वो नील होगा। क्यों नील होगा? क्योंकि भाई तुमने इक्विटी के एक एलिमेंट से पैसा निकाल के इक्विटी के दूसरे एलिमेंट पे डाल दिया, तो टोटल इक्विटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी कि इस पे टोटल पे भी कोई इम्पैक्ट इस ट्रांजेक्शन का नहीं है। देन इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर हाँ, अब अगर लेट्स से शेयर्स इशू होता है, अब शेयर्स इशू होते हैं तो शेयर या तो ऑर्डिनरी शेयर इशू होगा या प्रेफरेंस शेयर इशू होगा। तो जो भी शेयर इशू हुआ है, अगर ऑर्डिनरी शेयर हुआ है इशू तो ऑर्डिनरी शेयर को बढ़ा दो, प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है तो प्रेफरेंस शेयर को बढ़ा दो। अगर प्रीमियम पे हुआ है यानी कि अबव द फेस वैल्यू इशू हुआ है, तो शेयर प्रीमियम भी बढ़ेगा। एक बात जो कि तुम्हें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स को इशू किया है, 50,000 शेयर्स को इशू किया है, शेयर्स इशूड ऑफ 0.50
$0.5 जिनकी फेस वैल्यू $0.5 थी। मैंने आपको बताया था जब भी ऑफ करके लिखा हुआ उसका मतलब ये शेयर की फेस वैल्यू है एट, लेट्स से मैं लिखता हूँ $0.75। क्या लिखा है मैंने कि भाई 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं ऑफ $0.5 यानी कि फेस वैल्यू $0.5 थी एट 0.75 यानी कि उसकी जो मार्केट उसकी जो इशू प्राइस है वो कितनी है, इशू प्राइस है उसकी 0.75। एक बात आपने याद रखनी है कि आपका जो ऑर्डिनरी शेयर है, अच्छा मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ कि ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका जो ऑर्डिनरी शेयर है या इवन अगर प्रेफरेंस शेयर भी है तो वो हमेशा हमेशा अपनी फेस वैल्यू से ऊपर बढ़ेगा। अब जैसे कि अगर मैंने 50,000 शेयर इशू किए हैं, मैं अच्छा इस इशू प्राइस को 0.75 से हटा के $1 कर देता हूँ लेट से, तो अब मैंने अगर ये 50,000 शेयर इशू किए हैं तो 50,000 इंटू 1, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, बैंक अकाउंट के अंदर तो 50,000 आया। लेकिन क्या मैं इसी 50,000 को ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर यहाँ पे लिख सकता हूँ इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर? नहीं। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि भाई आप देखो कि शेयर की फेस वैल्यू क्या थी, शेयर की फेस वैल्यू है $0.5। तो अगर आपने 50,000 शेयर इशू किए हैं तो उन शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 50,000 इंटू 0.5 25,000 है। तो आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा किससे बढ़ेगा, अपनी फेस वैल्यू से बढ़ेगा। तो आप यहाँ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को 25,000 से बढ़ाओगे। अच्छा सर बाकी का 25,000, भाई बाकी का 25,000 तो वैसे ही तुम्हारा प्रीमियम है ना। इशू प्राइस जो $1 थी माइनस फेस वैल्यू जो कि $0.5 है, दैट गिव्स यू $0.5, दैट इज योर शेयर प्रीमियम। तो उसको कहाँ बढ़ाओगे, उसको ऑब्वियसली शेयर प्रीमियम में बढ़ाओगे। तो 0.5 अगर शेयर प्रीमियम है और उसको तुम मल्टीप्लाई करा दो 50,000 शेयर से, तो दैट विल गिव यू 25,000। और 25,000 को तुम फिर के अंदर बढ़ा दो तो शेयर प्रीमियम के उसके अंदर बढ़ा दो। सर तो इस एट बात का प्रीमियम का क्या मतलब? वही ना कि भाई आपने फेस वैल्यू के ऊपर प्राइस पे इशू किया है। और सर क्या आठ प्रीमियम पे ही हमेशा इशू होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, आपका नॉर्मल फेस वैल्यू के ऊपर भी इशू हो सकता है। तो उसके अंदर फिर अच्छा शेयर प्रीमियम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके इम्पैक्ट नलिफाई जीरो रहेगा। क्योंकि भाई जो फेस वैल्यू थी उतने पे आपने इशू कर दिया तो प्रीमियम इन्वॉल्व भी नहीं हुआ, तो प्रीमियम को आप बढ़ाओगे भी नहीं। देन इसी सही। तरीके से अगर आपने कोई डिविडेंड पे किया था तो वो डिविडेंड तो आपको पता चल गया ना भाई, वो तो उसका तो सीधा सीधा लेना देना है ही प्रॉफिट फॉर ईयर से। प्रॉफिट फॉर ईयर के इधर पड़ा हुआ है रिटेन प्रॉफिट्स या रिटेन एंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आप चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हो या आप ऑर्डिनरी डिविडेंड पे करते हो, दोनों माइनस हो जाएंगे। एक चीज जो ख्याल में रखनी है कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेड प्लस प्रोपोज दोनों माइनस होगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि भाई अगर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड प्रोपोज भी है तो दैट इज अ करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। वो इस साल एक साल गुजर गया, आपके लेट से 10,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे, उसका 10% आपका रेट ऑफ डिविडेंड था, यानी 10,000 का 10% 1,000। वो 1,000 डिविडेंड तुम्हारे इस साल का एक एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस तो नहीं कहेंगे लेकिन तुम्हारे सर के ऊपर की बल्ली कह लो पड़ गई है। एक्सपेंस तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन सर के ऊपर की बल्ली पड़ गई है। अब अगर तुम उसको पूरा 1,000 नहीं दे रहे, तुम उसको 400 दे रहे हो, 200 दे रहे हो, 300 दे रहे हो या कुछ नहीं भी दे पा रहे, तब भी तुम रिकॉर्ड पूरा 1,000 करोगे जो कि तुम्हारा प्रोपोज प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के लिए अगर तुम्हारा प्रोपोज डिविडेंड कोई लिखा हुआ भी है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, दैट विल जस्ट बी मेंशन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहाँ पे यही बात मेंशन है कि प्रेफरेंस डिविडेंड पेड प्लस प्रपोज दोनों माइनस करा लोगे, लेकिन ऑर्डिनरी डिविडेंड सिर्फ जो पे हुआ है वो माइनस कराओगे। प्रपोज अगर कोई लिखा हुआ भी है तो उसको माइनस नहीं कराओगे। और उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि भाई प्रपोज डिविडेंड की कोई वैल्यू नहीं होती, वो चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कंपनी ने जो डिविडेंड प्रपोज किया था उसके मुकाबले में कम दे दे, उसके मुकाबले में ज्यादा दे दे, लेकिन प्रेफरेंस वाले के लिए तो वैसे ही फिक्स रेट है। तो जो प्रपोज कर रही है वो देना ही देना है, उससे कोई डेविएशन नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बट देना वही डिविडेंड। देन आपके पास सिंपली क्या निकल के आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप रियलाइज करो तो पूरी की पूरी जो ज्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो हो किस कर रही है, वो हो रिटेन अर्निंग्स की कॉलम में रही है, जिसका बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि भाई आप देखो कि प्रॉफिट फॉर एयर कहाँ कहाँ जाता है, जहां जहां जा रहा है वहां वहां से माइनस करा लो। उसके अलावा सिर्फ एक शेयर इशू वाली चीज की वजह से आपका रिमेनिंग जो है वो शेयर कैपिटल पर डिफरेंस आया है, वो आप शो कर दोगे। एक और चीज जो कि इस फॉर्मेट के अंदर मेंशन नहीं है मैं बता देता हूँ, अगर ऑब्वियसली सी बात है कोई आपका एसेट रीवैल्यू हुआ है तो जाहिर सी बात है रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर भी अमाउंट आ जाएगी, जो कि यहाँ पे गिवन है ना। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर आप देखो कोई भी जो यहाँ पे जो, क्योंकि मेजरली रिपीटेड एक ट्रांजेक्शन नहीं है तो फॉर्मेट में नहीं डाली हुई, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन किसी भी चीज की किसी भी एसेट की होती है तो दैट विल इम्पैक्ट दी रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर लेट से मेरा 50,000 की नेट बुक वैल्यू वाला एसेट 1 लाख पे चला जाता है तो मैं 50,000 से अपनी रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या कर दूंगा, मैं 50,000 से अपनी रिवैल्यूएशन रिजर्व को बढ़ा दूंगा। सर उसके लिए तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा? वाई एक्सिस पे बस हम रिवैल्यूएशन लिख देंगे।
सिंपल। अच्छा मतलब रिवैल्यूएशन, रिजर्व तो ऊपर है, इसको आप हाँ रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट या रिवैल्यूएशन ऑफ मोटर व्हीकल, जो भी मतलब नॉन करंट एसेट आपका रिवैल्यू हो रहा है, आप सिंपली लिख दोगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, और उसकी वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा जा रहा होगा। अच्छा सर, ऑर्डिनरी डिविडेंड्स में बिल्कुल भी नहीं आता प्रपोज्ड? नहीं ना, नहीं आता ना, कहीं पे भी नहीं आएगा, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं नहीं आएगा, वो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट से मेंशन हो जाता है कि भाई कब डायरेक्टर्स ने जो है वो इतना डिविडेंड प्रपोज किया, बस दैट इज इट। उसको और कहीं पे किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लेना देना नहीं, तो फिर वो जब भी पे होता है तब इंक्लूड करते तब इंक्लूड करते हैं एग्जैक्टली। और हो सकता है जो प्रपोज हुआ है वो पे ना हो सकता है वही पे हो जाए, लेकिन जब पे होगा तब उसको इंक्लूड करेंगे, प्रपोज करते वक्त इंक्लूड नहीं करेंगे, कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। हैं? सही है। Then the third document that you have to prepare for companies is the statement of financial position. Statement of financial position में नॉन करंट एसेट आपके वैसे ही आ जाते हैं, आपका जो भी कॉस्ट होती है उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, यू गेट द नेट बुक वैल्यू। फिर आपके पास सारे करंट एसेट्स आ जाते हैं, करंट एसेट्स के अंदर आपके वही जो सारे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, पीबीटी माइनस करा के वही नॉर्मल तरीका। इक्विटी का जो सेक्शन है वो डिफरेंट होता है, और उस सेक्शन के अंदर जो सारी सॉसी के थ्रू आपने जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला था अपने इक्विटी के एलिमेंट्स का, उन क्लोजिंग बैलेंसेस की अमाउंट को आप एसओएफपी के इक्विटी सेक्शन के अंदर रिकॉर्ड कर देते, सिंपल एज दैट। तो ओएससी का बैलेंस लिखना है, उसका सॉसी का देख लो क्या, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस में जो भी अमाउंट है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे लिख दो, एंड सेम गोज फॉर ऑल दी अदर एलिमेंट्स। इसके अंदर कोई और डिफरेंस नहीं है, जो सॉसी से अमाउंट आई है जिस भी इक्विटी एलिमेंट की, उसकी वही अमाउंट यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस वाली, बस ये तो पॉइंट ऑफ सी बात है, वो क्लोजिंग बैलेंस वाली अमाउंट जो है वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है। करंट लायबिलिटीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं, सारी वही नॉर्मल लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी सिंपल वही सारी नॉन करंट लायबिलिटी, कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे देख लो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको बताया था दैट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी, एंड सेम एज फॉर डिबेंचर्स एज वेल। और फिर लास्ट में देखो एक नोट टू अकाउंट की भी बात लिखी हुई है, और नोट्स टू अकाउंट की क्या बात लिखी हुई है, द कंपनी प्रपोज्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ, लाइक से जो भी अगर प्रपोज डिविडेंड है, चाहे वो पर शेयर पे है या परसेंटेज पे है, वो किधर आ जाएगा, वो नोट्स टू अकाउंट्स पे आ जाएगा। और ये बार बार क्यों हो रही है, क्योंकि एक थ्योरी का रिपीटेड सा सवाल है कि बताओ भाई व्हाट इज गोइंग टू बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ऑर्डिनरी प्रपोज डिविडेंड। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इट विल नॉट बी इंक्लूडेड एनीवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रादर इट वुड जस्ट बी मेंशन इन द नोट्स टू अकाउंट, एंड दैट इज। इसके अलावा ऑर्डिनरी डिविडेंड्स का कोई काम ताल्लुक नहीं है प्रपोज वालों का।